प्यारे बच्चों, क्लास 12th का फाइनल एग्जाम जैक बोर्ड आप लोग का 4 तारीख और 6 तारीख को इकोनॉमिक्स विषय का होने वाला एग्जाम है। 2022 में जैक द्वारा पूछे गए आर्ट्स और साइंस में जो भी प्रश्न आए थे उन सभी को आपको बताऊंगा। आपके लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट्स के प्रश्नों को देखेंगे जो 2022 में आया था। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक हम लोग सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक है। 1776 में इन्होंने राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज नामक किताब लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? जहां कल्याण शब्द आ जाए जान जाइए वो मार्शल का है। तो एडम स्मिथ के अनुसार यदि अर्थशास्त्र पूछा जाए तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है और रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। बस ये तीनों को याद रखिएगा, धन का विज्ञान एडम स्मिथ, कल्याण का विज्ञान मार्शल और चयन का विज्ञान रॉबिन्स। फिर है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? देखिए उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस। तो यहाँ भूमि आपका दिया हुआ है, श्रम दिया हुआ है, पूंजी दिया, ये भी सभी उत्पादन के साधन है। जबकि मुद्रा जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है, वो विनिमय के काम आता है, मतलब लेन देन के काम आता है। ये इसलिए ये मुद्रा आपका उत्पादन का साधन नहीं होगा। चौथा है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या वो है आर्थिक विकास। ऐसे तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम उपयोग है, आर्थिक विकास, ये तीनों है। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कीमत तंत्र के आधार पर जब अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाए इसका मतलब है मूल्य के आधार पर, और मूल्य जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा मायने रखता है। जहां कल्याण संबंधी हो वहां समाजवादी हो जाएगा, और जहां कीमत तंत्र आ जाएगा अर्थव्यवस्था में तो वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर पूंजीवादी हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। कुछ इस तरह का आकृति का होता है। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो गोसेन का जो प्रथम नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, और यही यदि रहता सम सीमांत उपयोगिता नियम ये वाला तो ये गोसेन का द्वितीय नियम है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो प्रथम नियम है। ह्रास नियम मतलब होता है कि कोई भी वस्तु का यदि हम लगातार उपभोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी मेरा घटने लगेगा, उसी को हम लोग ह्रास नियम कहते हैं। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, ये क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग ग्राफ से अगर देखते हैं तो ये इस तरह का कुछ होता है, और ये अधिकतम है आपका कुल उपयोगिता, ठीक है, और ये है आपका सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता अक्ष को काट देती है, इसका मतलब ये शून्य हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 का तीसरा हो जाएगा। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो कीमत और बजट रेखा की ढाल क्या होती है? ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, मतलब ढाल इसकी ऋणात्मक होती है। तो ये जो बताता है ये आपका ये करेक्ट आंसर है -px/py। उसके बाद उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत जो है हिग्स एवं एलेन ने दिया था। यही यदि यहाँ रहता उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर गणनावाचक यदि आ रहा है तो मार्शल हो जाएगा, क्रमवाचक आ गया तो हिग्स एवं एलेन हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है तो प्रतिपादक इसके गोसेन है, और मार्शल जो है उसको और अधिक विकसित किए थे। तो यहाँ प्रतिपादक पूछा है तो करेक्ट आंसर गोसेन हो जाएगा। मांग वक्र की समानता ढाल होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं मांग वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बाएं से दाएं नीचे की ओर आती है। इसकी ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है। आपका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा।
मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? अब देखिए मांग फलन जहाँ गया तो मांग निर्भर करता है किस पर, मूल्य पर निर्भर करता है, इसी को हम लोग फलन कहते हैं। माने मांग और मूल्य के संबंध को हम लोग फलनात्मक संबंध कहा जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुओं को हम लोग मांग का अपवाद कहते हैं। रॉबर्ट गिफिन ने इस सिद्धांत को दिया था और इस नियम के आधार पर जो है वो मांग की रेखा नीचे से ऊपर क्या होती है, दाहिनी ओर जाती है। इसको हम लोग मांग का अपवाद भी कहते हैं। तो जब मूल्य बढ़ता है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मांग में कमी के क्या कारण? तो मांग में कमी के कारण है आय में कमी हो जाएगा, क्रेताओं की संख्या में कमी और उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, सभी है तो चौथा हो जाएगा। मांग की लोच क्या है? मात्रात्मक है। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है? अधिक लोचदार होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो ये होता है आपका इकाई से कम। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। यहाँ QX जो है वो उत्पादन को बता रहा है, ABCD जो है वो साधन है और F जो आपको दिख रहा है वो फलनात्मक संबंध को बता रहा है। निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो ये आपका मुद्रा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है तो ये आपका अल्पकाल से संबंधित है, और यदि रहता पैमाने का प्रतिफल नियम संबंधित है तब यहाँ दीर्घकाल हो जाता है। पैमाने का प्रतिफल रहेगा तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन, और परिवर्तनशील अनुपात रहे या इसका नाम है विविध अनुपात का नियम, इसी को हम लोग चल अनुपात का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग साधन का प्रतिफल कहते हैं। तो ये अल्पकाल से संबंधित है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है। निम्न में कौन सा है? तो ये फॉर्मूला है TVC बराबर TC माइनस TFC। ये भी बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपया है, तो 5 इकाई की औसत लागत होगी, तो इसकी औसत लागत जो होगी 20 पचे 60 है। 20 पचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यहाँ 60 रुपया। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो MR बराबर MC होना चाहिए और MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, कुछ इस तरह। ये आपका MR का रेखा है और ये आपका MC का रेखा। तो MR बराबर MC यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है। मतलब पहला शर्त भी पूरा यहाँ पर हो रहा है और दूसरा शर्त भी। तो ये तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो AR और MR जो होता है बराबर होता है। ये है MR, यही आपका AR है, यही आपका MR है, यही आपका प्राइस है, यही आपका डिमांड है, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है? तो अभी जस्ट पढ़े, ये AR वक्र है और ये X अक्ष है, तो X अक्ष के समानांतर किस बाजार में होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। फर्म की अंतिम संतुलन दशा में क्या होता है? तो MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो वस्तु कीमत, संबंधित वस्तु की उत्पादन, सभी हो जाएगा इनमें सभी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती, यह कथन JB से का है। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हमारे पुराने अर्थशास्त्री हैं, इनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती। बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ES मतलब पूर्ति की लोच है, सो शून्य का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी? तो पूर्णतः बेलोजदार हो जाएगी। बेलोजदार का अर्थ होता है मूल्य का प्रभाव मात्रा पर नहीं पड़ता, चाहे मांग हो चाहे पूर्ति हो। पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात होती है? तो ये आपका फॉर्मूला करेक्ट है, डेल्टा क्यू एस बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी। बाजार की क्या विशेषता है? तो एक क्षेत्र, इनमें सभी हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थित रहता है? तो AR और MR दोनों है जो स्थित लिखा गया, स्थिर रहता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो AR भी स्थिर रहता है, MR भी स्थिर रहता है, तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता नहीं है? तो विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा। घटा दीजिए दोनों को, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की लोच होती है तो एक से कम। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है तो यूटिल। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा उसके कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है तो प्रत्यक्ष। लास्ट क्वेश्चन था, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से उपयोगिता कहलाती है। तो ये आर्ट्स में क्वेश्चन आया था और साइंस में आपका क्वेश्चन आया था ये वाला 2022 से। यहाँ आप देख सकते हैं साइंस कॉमर्स है, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो साइंस में आया था अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता है। देखिए ये आर्ट्स में भी क्वेश्चन पूछ दिया कल्याण वाला और साइंस में भी पूछा, आपका करेक्ट आंसर मार्शल हो गया। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। जहां पर क्या होता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व हो उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, रैगनर फ्रिश ने किया था। हिट क्वेश्चन है, बढ़िया देख लीजिएगा इसको। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है तो बढ़ती सीमांत अवसर लागत है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है तो इसको हम लोग आर्थिक लागत कहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं तो ये इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, और एक फॉर्मूला है सीमांत उपयोगिता का TUN-TUN-1। दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कब निकलेगा जब संख्या में आपका दिया रहेगा जैसे 2 3 4 5, और इस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा जब मेरा दिया रहेगा टी यू बराबर दिया रहेगा 2ax² और बोलेगा इसका सीमांत निकालिए, तब हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, देखिए आर्ट्स में भी पूछा साइंस में भी पूछ दिया, हिग्स एवं एलेन ने दिया था। उदासीन वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर क्या होता है उन्नतोदर होता है, और मूल बिंदु की ओर अवतोदर। पहला और दूसरा दोनों, तो मूल बिंदु की ओर क्या होता है उन्नतोदर होता है। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होती है कम हो जाएगी। बजट रेखा इंगित करती है मूल्य अनुपात को। प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है तो अधिमान वक्र का ढलान। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X क्या होगी गिफिन वस्तु होगी। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की लोच क्या होगी तो शून्य हो जाएगी। कहने मतलब ये कुछ इस तरह होगा, तो यहाँ पर आपका मांग की लोच क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, और यदि इस तरह रहता तो मांग की लोच क्या हो जाती अनंत हो जाती। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होगी धनात्मक। दो साधन श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होगा तो Q बराबर फंक्शन ऑफ L K हो जाएगा। उत्पादन के साधन क्या है तो भूमि पूंजी श्रम ये सभी है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है शून्य होता है। आर्ट्स में भी आया क्वेश्चन, साइंस में भी आया है। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं तो वो है दीर्घकाल। सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की खाली स्थान मात्रा उत्पादन करते हैं तो समान मात्रा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा तो दूसरा। कैसे तो ये है आपका ये यहाँ से इसको बांटा गया, ये पहला भाग ये दूसरा भाग ये तीसरा भाग, तो ये दूसरा भाग पर उत्पादन करेगा। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है यू आकार का होता है। क्या होता है यू आकार। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी के संबंध को कौन सा कथन सत्य है तो ये फॉर्मूला है, ये आपका सही है। ये आर्ट्स में भी आया साइंस में भी आया। फर्म का संतुलन होता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर बराबर टीसी हो जाए। पूर्ति अपने स्वयं, ये आर्ट्स में भी आया था साइंस में भी आया है। प्रोफेसर जेबी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि और उसके पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु को हम लोग बेरोजगार कहेंगे। मांग आदि की स्थिति होती है जब तो पूर्ति की तुलना मांग अधिक होती है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो एकाधिकार में। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तु उत्पादन करते हैं तो समरूप। एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध है तो AR जो है वो अधिक होता है MR से। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है तो एकाधिकार में।
एक विक्रेता को 6 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो 6 पच्चे 30, इसको इससे गुना कर दीजिए, 6 पच्चे 30, 300 रुपया। निम्न में से कौन सी सही है? तो पहला सही है, ए आर बराबर एम आर बराबर ई बट्टा ई माइनस 1। एम आर प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आर्ट्स में भी क्वेश्चन आया था, डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है क्या? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां तो वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति हो जाए। नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम सूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी? तो इसको निकाल देना है, 40 हो जाएगी। यहां से यहां तक जोड़ दीजिए 5वां इकाई तक। जहां तक आपका 5 इकाई, यहां तक 5 इकाई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीमांत आगम दिया हुआ है ना, तो सीमांत आगम कुल आगम लिखा, तो इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ते जाना है। इसको जोड़ देंगे, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, यहाँ तक जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में। तो यही आर्ट्स और साइंस में क्वेश्चन आए थे, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।